आयतुल्लाह अली ख़ामेनी साहब की शहादत के 4 महीने बाद 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक उनका मल्टी डे स्टेट फ्यूनरल होने वाला है। 90 से ज़्यादा ममालिक से लोगों की शिरकत होगी और तकरीबन 40 से ज़्यादा ममालिक के डेलीगेशन आएंगे और इस जनाजे में शिरकत करेंगे। कोई इस तरह की डिस्कशन हुई है कि इस इवेंट की रिस्पेक्ट में जो है कुछ अरसे के लिए जो है वो चीज़ें पॉज की जाएंगी? रशिया भी शामिल है, जिनमें चाइना भी शामिल है। उन तमाम ममालिक को हिट करना या उन पर बराह रास्त हमला करना मुराद होगा ना। इस तरह के मामले के अंदर अगर हाथ डाला गया, यहाँ की सिक्योरिटी ये फुल टाइट रखेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा वाकया और सामने ना हो। अभी तक इनकी सिक्योरिटी के इंतजाम भी बहुत उम्दा हैं, आली हैं, जो इनके यहाँ स्काउट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग सुनो डिजिटल और मैं हूँ आपकी होस्ट महरीन मन्नान। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी साहब की शहादत के 4 महीने बाद 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक उनका मल्टी डे स्टेट फ्यूनरल होने वाला है। ईरान की हिस्ट्री का एक बड़ा अहम मोड़ है। इससे पहले 1989 में जब रूहुल्लाह ख़ामेनी साहब ने वफ़ात पाई थी, उस वक्त 1 करोड़ लोग फ्यूनरल में शामिल हुए थे और 2020 में जब जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद में एक अमरीकी हमले में शहीद किया गया था, उनके जनाजे में 70 लाख लोगों ने शमूलियत अख्तियार की थी। उस जनाजे में अली ख़ामेनी साहब पब्लिकली रोए भी थे और अब अली ख़ामेनी साहब का खुद जनाजा होने वाला है और उनको इमाम रज़ा मज़ार में सुपुर्द खाक किया जाने वाला है। इसके अलावा 90 ममालिक से लोग इस जनाजे में शिरकत अख्तियार करने वाले हैं और 40 ममालिक की सीनियर लीडरशिप भी इसको ज्वाइन करेगी। इसकी क्या अहमियत है, जानने के लिए बात करेंगे मुर्तज़ा नगरी साहब से, जो कि माहिर मशरिक़ वस्ता अमूर हैं। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब। 4 महीने का डिले क्यों था और सिग्निफिकेंस क्या है इसको इस पॉइंट पे होल्ड करने की, और स्ट्रेटजी क्या थी इस डिले की? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया। देखिए, 2-3 इसमें आप पॉइंट्स को ले सकती हैं डिले करने के लिए। एक तो जिस हस्ती को शहीद किया गया है, वो हस्ती सिर्फ एक मुल्क के सुप्रीम लीडर नहीं थे, बल्कि एक फ़कीह भी थे, एक आलिम भी थे और पूरी दुनिया में उनके फॉलोअर्स हैं। कि उनके जनाजे में दुनिया के बहुत सारे ममालिक से लोगों ने आना है, जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने शिरकत करनी है। एक ये बड़ी वजह थी। दूसरी बड़ी वजह जंग थी। देखिए, जंग के दरमियान तो ये माहौल नहीं बन सकता था, लिहाजा जंग के बादल जब छटें और मामलात उस नहज तक पहुंच जाएं कि कुछ अमन की गारंटियां पैदा हों दुनिया के अंदर, तब इस जनाजे को लाया जाए और प्रोटोकॉल के साथ, जिसके जनाजे में पूरी दुनिया के ऑफिशियल्स ने आना है। जैसे मैं अभी खबरें यहाँ पढ़ रहा हूँ, 90 से ज़्यादा ममालिक से लोगों की शिरकत होगी और तकरीबन 40 से ज़्यादा ममालिक के डेलीगेशन आएंगे और इस जनाजे में शिरकत करेंगे। तो इतने बड़े जनाजे में कि जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा की शिरकत हो अवाम की, मेरा ख्याल है अब तक तारीख में इतना बड़ा तशीह जनाजा किसी का हुआ नहीं होगा। तो उस हवाले से सारे इंतजामात करना और फिर अमन को मलहूज़ खातिर रखना, दाखिली और खारिजी तमाम थ्रेट्स को देखना और तमाम जो डेलीगेशंस आ रहे हैं उनके लिए इंतजामात करना, फिर 2 करोड़ लोगों के लिए तेहरान जैसे एक शहर के अंदर के जहाँ की आबादी ऑलरेडी 1.5 करोड़ से ज़ायद है, उधर इंतजामात करना, मशहद की आबादी जो 70 लाख से ज़ायद है वहाँ इंतजामात करना, फिर क़ुम जैसे शहर के अंदर इंतजामात करना, ये सारी वो चीज़ें थी जिसकी वजह से जनाजे को डिले किया गया। और एक अहम तरीन पॉइंट जो है वो दुनिया को ये दिखाना कि जिसे तुम डिक्टेटर कहते थे और जिसे कहते थे कि इसकी पुष्ट पर लोग नहीं खड़े हुए हैं, लोग इन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, लोग इन्हें पसंद नहीं करते हैं, ईरान में जो निज़ाम चल रहा है उससे लोग डिसअपॉइंट हैं। ये तमाम दुनिया को इन तमाम बातों का जवाब देना कि एक डिसअपॉइंटेड पर्सन सोसाइटी जो है वो किस तरह से अपने निज़ाम के पीछे, अपने सिस्टम के पीछे, अपने मुल्क के हेड के पीछे खड़ी हुई है। ये मैसेज जिसको बुनियाद बनाकर अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान पर हमला किया था कि ईरान के लोग ईरानी निज़ाम को, ईरानी सिस्टम को, आयतुल्लाह ख़ामेनी को पसंद नहीं करते हैं, लिहाजा हम ईरानियों की सपोर्ट में इस सिस्टम को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं और हम ईरानियों को एक ग्रेट जो है वो तोहफा देंगे। तो ये जवाब है पूरी दुनिया के लिए, जिन्होंने एक फेक सिलसिले को, जैसे इराक के अंदर, जैसे अफगानिस्तान के अंदर, जैसे लीबिया के अंदर जो मसनूई तरीकों से अपने मफादात हासिल करने की कोशिश की, वही ईरान में करने की कोशिश की थी, जिसमें नाकामी हुई। और दुनिया को ये जवाब भी देना है इन्होंने कि ये नाकामी किस हद तक हुई है, और दुनिया ये देखे कि जिस मौजू को मुद्दा बनाकर, जिस बात को मुद्दा बनाकर अमेरिका ने और इसराइल ने
हमला किया था ईरान के ऊपर, वो मुद्दा बिल्कुल झूठा है। और अमेरिका के आज तक जितने भी इकदामात इस खित्ते में आए हैं, वो झूठ की बुनियाद पर ही अपने कदम जमाने में अमेरिका कामयाब हुआ है और इस खित्ते में आया है। लेकिन हम अमेरिका को ऐसा नहीं करने देंगे। तो ये कुछ बुनियादी वजूहात हैं जिसकी बिना पर इस नमाज जनाजा या तशय्ये जनाजे को डिले किया गया। ठीक है, आपने वेरी क्विकली आपने बात की थी अमन की गारंटी की। क्या कोई बैक चैनल टॉक्स में जो है कोई इस तरह की डिस्कशन हुई है कि इस इवेंट की रिस्पेक्ट में जो है कुछ अरसे के लिए जो है वो चीज़ें पॉज की जाएंगी, क्योंकि ऑफिशियली तो सीज फायर जो है वो 8 अप्रैल का हुआ है। यही मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ ना, चूंकि सीज फायर बहुत सारे ममालिक ने मिलकर करवाया है, नंबर वन। नंबर टू, इन टॉक्स लाजमी बात है कुछ ना कुछ मामला तो ऐसे हुए होंगे कि हम इन मामला के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। और इंटरफेयर करने का मतलब होगा कि तकरीबन दुनिया के 40 से ज्यादा ममालिक के जो डेलीगेशन आ रहे हैं, जिनमें रशिया भी शामिल है, जिनमें चाइना भी शामिल है, उन तमाम ममालिक को हिट करना या उन पर बराह रास्त हमला करना मुराद होगा ना, इस तरह के मामले के अंदर अगर हाथ डाला गया। ठीक है। तो ये खुद ऑलरेडी गारंटीज हैं। और इसके पीछे आपको पता है, इस गारंटी के पीछे तो जो ममालिक अमन की कोशिशों में मशगूल हैं, जैसे पाकिस्तान अमन की कोशिशों में मशगूल है, जैसे कतर कोशिश कर रहा है, तो इनके पीछे चाइना भी बैकडोर से अपनी कोशिशों को जारी रखा हुआ है। तो मैं नहीं समझता हूं कि इस सीज फायर के दौरान कोई ऐसी हिमाकत होगी। हाँ, आबनाए हुर्मुज पर हो सकती है, जो कि आपने देखा कई मरतबा अमेरिका ने ये कोशिश भी की और ट्राई करता रहता है कि आबनाए हुर्मुज पर किसी तरह से ईरान की जो फोर्सेज हैं या नेवल फोर्सेज हैं उनको कमजोर किया जाए और आबनाए हुर्मुज को खुलवाया जाए। वहां तो ये कोशिश टिक टुक की सूरत में चलती रहती है, लेकिन ऐसा जब से सीज फायर हुआ है, ठीक है, शहरी आबादियों के अंदर किसी किस्म का कोई टारगेट अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूं कि बैकडोर पे ये चीजें चल रही होंगी। ठीक है, आपने बात की कि तकरीबन 2 करोड़ का टर्न आउट है, वो एक्सपेक्टेड है। जब रूहुल्लाह ख़ोमेनी साहब का जो जनाजा हुआ था, उसमें तकरीबन उस टाइम ईरान की 1/6 पॉपुलेशन ने पार्टिसिपेट किया था, और उस टाइम जो है कुछ भगदड़ के इंसिडेंट्स भी हुए थे, कुछ थोड़ा सा जानी नुकसान भी हुआ था। इस इवेंट को किस तरह से प्रिपरेशंस की जा रही हैं कि इस तरह की किसी चीज़ को अवॉइड किया जा सके? देखिए, पुराने तजर्बात को सामने रखकर ही नए इवेंट्स को डिजाइन किया जाता है ना। तो इस सिलसिले में जो अभी तक के इकदामात हैं, जो मेरी नॉलेज में है, यहाँ की जो ऑफिशियल मीडिया पे जो चीज ऐड की जा रही है, बताई जा रही है, पार्किंग के जो कार पार्किंग है या बसेस की पार्किंग का जो एरिया है, उससे बहुत वसी रखा गया है और शहर से बाहर रखा गया है। उसके अलावा तकरीबन तेहरान के अंदर 1 लाख से ज्यादा मवाकिब लगाए जाएंगे। अब ये मवाकिब समझिएगा क्या चीज होती है। मवाकिब यानी जहां लोगों के बैठने का, रहने का और खाने पीने का इंतजाम किया जाए। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा मुख्तलिफ रोडों के ऊपर मवाकिब लगाए जाएंगे, जहां पर जो जनाजे में शिरकत करने वाले लोग हैं उनको पानी, जूस, सबील, चाय, बिस्किट और इस तरह की रिफ्रेशमेंट वक्तन फवक्तन चलती रहे, ताकि उनकी प्यास भी बुझती रहे और जो भूख से यानी मुश्किलात में हो, क्योंकि उन दिनों तो मार्केट्स वगैरह टोटल बंद होंगी, ऑफिशियली छुट्टी अनाउंस की गई है। बिल्कुल। तो ये तमाम एहतमाम इस तरह से सिक्योरिटी के मामलात और कहाँ से जनाजा उठेगा, किन रूट से जाएगा, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए तेहरान में 3 दिन तक तशिये जनाजा होगी। तशी यानी जनाजे को लेकर चलना, कांधा देना। 3 दिन तक तशिये जनाजा होगी। 4, 5 और 6 जून को ये 3 दिन तेहरान में तशिये जनाजे के रखे गए हैं। 7 जून को कुम आएगी, जहां पर बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का मजार है, यहां से मस्जिद जमकरान तक उनकी तशिये जनाजा होगी। और 8 जून को एक्सपेक्टेड इराक के अंदर इमाम हुसैन के और हजरत अली के हरम में उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। और 9 जून को मशहद के अंदर उनकी तशिये जनाजा होगी और वहीं इमाम रजा फरजंद रसूल के हरम में उनकी तदफीन होगी। तो बस सिर्फ और सिर्फ तेहरान के अंदर आप अंदाजा कीजिए कि 1 लाख के करीब मवाकिब लगाए जाएंगे। और कुम में जो मुझे पता है 30,000 से जायद, और मशहद के अंदर तकरीबन 60-70 हजार मवाकिब लगाए जाएंगे, जो शिरकत करने वाले लोग होंगे उनकी सहूलत के लिए। और इंतजामात और सिक्योरिटी के मामले में जो है वो ड्रोन से भी और हेलीपैड से, हेलीकॉप्टर से भी, और नीचे की सिक्योरिटी के तमाम मामलात को कनेक्ट करके एक मजमूई प्लान अभी तक इनके जो ऑफिशियल मीडिया वहां से नशर किया जा रहा है। और एक बहुत अच्छा स्लोगन जो इनका मुझे लगा, हर घर एक मौकिब, यानी हर घर का दरवाजा खुले। अच्छा। और हर घर से पानी, शरबत और चाय का सिलसिला, जो जनाजे में शिरकत करने के लिए लोग आ रहे हैं, जिन जिन शहरों में ये तशय्ये जनाजा होगी, उन शहरों में हर घर से आने वाले लोगों को ये खिदमत फराहम की जाएं, ये गवर्नमेंट की अपील है। और इस पर लोग अपने तई में, यहाँ देख रहा हूँ 2 दिन से, चूंकि मैं भी पाकिस्तान में था और मुझे आए हुए भी 3-4 दिनों में, और जो मैंने विजिट किया है वो ये देखा कि लोग अपने तई अपने घरों में इन कामों की तैयारियां कर रहे हैं। कोई कुछ बनाने की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ बनाने की तैयारी कर रहा है। तो एक बड़ा
जज्बाती किस्म का माहौल चल रहा है, हम्म। और मुझे लगता है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग होंगे, कम नहीं होंगे। ठीक है। आपने अभी पूरी प्रोसेशन की जो पूरी टाइमलाइन शेयर की है कि इस डेट को यहाँ जा रहे हैं, मतलब एवरीथिंग इज़ वेरी पब्लिक। ये जो है, डोंट यू थिंक दिस कैन इनवाइट सम ट्रबल? इसराइल किसी किस्म की कोई शरारत नहीं कर सकता? देखिए, ये तो होगा ना, लेकिन अगर हम्म। ये अनाउंस नहीं करेंगे, टाइमलाइंस को बताएंगे नहीं पब्लिकली, हम्म। तमाम जगहों को सेलेक्ट नहीं करेंगे कि कौम के लोग फलां तारीख को फलां जगह जमा होंगे, यहाँ पर हम्म। पार्किंग होगी, यहाँ से लोग पैदल आएंगे, जनाजे में शरीक होंगे, इस रूट तक चलेंगे और इस रूट से इस रूट तक जाना होगा। अगर ये नहीं बताया जाएगा तो मेरा ख्याल है इसराइल जो ट्रबल कर रहा है उससे ज्यादा ट्रबल हो जाएगा। अभी आपने जैसे फरमाया कि इमाम खुमैनी की रहलत पर जो मामला हुआ उसमें कहीं जाने कहीं भगदड़ की वजह से और मामला खराब हुए, और इतनी बड़ी तादाद भी नहीं थी। तो अब जबकि तादाद ज्यादा है, अब जबकि लोग ज्यादा हैं, तो वो ट्रबल ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और मेरा नहीं ख्याल है, देखिए इसराइल तो अपनी कोशिशें जारी रखेगा ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और अभी तक उसने अपनी कोशिशों को जारी ही तो रखा हुआ है अमेरिका को इस जंग में डालने के लिए दोबारा। तो लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी ये फुल टाइट रखेंगे और ठीक कोशिश है। करेंगे कि कोई ऐसा वाकया और सामने ना हो। अभी तक इनकी सिक्योरिटी के इंतजाम भी बहुत उम्दा हैं, आली हैं। जो इनके यहाँ स्काउट है, एक लोकल स्काउट है, जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर स्काउट्स कंट्रोल करती हैं, इस तरह की यहाँ एक बड़ी स्काउट है बसीज के नाम से। ठीक है। वो भी इस इंतजाम में मुकम्मल शरीक है, और तमाम मामलात में वो भी हिस्सा पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी आमादगी कर चुकी है, और ये ईरान की सबसे बड़ी स्काउट है जिसे बसीज कहा जाता है। तो ठीक ये है। सारी चीजें मिलाकर अभी तक तो होल सोल तैयारी बहुत अच्छी है, आगे के मामलात फिर खुदा जानता है। ठीक है। आपने बताया कि 40 ममालिक की जो लीडरशिप है वो इस फ्यूनरल को ज्वाइन कर रही है। गल्फ कंट्रीज में से कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो शमूलियत अख्तियार करेंगे, और क्या रशिया और चाइना भी शामिल होंगे? जी, रशिया में पुतिन के जो मुशीर हैं मेदोदोव, वो और उनका डेलीगेशन, चाइना से भी एक डेलीगेशन, जो मैं ऑफिशियल इनके चैनल्स पर रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, चाइना से भी डेलीगेशंस आएंगे, और पाकिस्तान से, मसलन इंडिया से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, यहाँ से, इराक से, कतर से, और दुबई भी अभी तक आने का अनाउंसमेंट कर चुकी है, लेकिन डेलीगेशन का ऐलान नहीं हुआ है, और सऊदी अरब का भी अभी तक डेलीगेशन का ऐलान नहीं हुआ है। तो होल सोल 40 ममालिक हैं, तुर्की से भी, इस तरह से दुनिया की दीगर ममालिक से जो है ना, वो 40 कंट्रीज से डेलीगेशन आएंगे, और 90 कंट्रीज से शिरकत करने वाले जनाजे में, तशय्ये जनाजे में शिरकत करने वाले लोग आएंगे। तो ये एक होल सोल फार्मूला है जो अभी तक बताया गया है, और यानी आने वाले डेलीगेशंस की किन ममालिक से कौन आ रहा है, इसकी मुकम्मल तफसील अभी तक मीडिया पर नशर नहीं हुई है। ठीक है। इंडिया को भी इनविटेशन गई है, कांग्रेस को भी और बीजेपी को, और इसके अलावा मोदी साहब को भी गई है, लेकिन मोदी साहब खुद नहीं आ रहे, लेकिन एक डेलीगेशन भेज रहे हैं। ये आपके ख्याल में जो I2U2 अलायंस है, ये उसकी वजह से तो नहीं है? और इसको ईरान में कैसे व्यू किया जा रहा है मोदी साहब के खुद ना आने को? देखिए, ईरान के अंदर इस हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं है कि इंडिया से अच्छा। कौन आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कोई गुफ्तगू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक लाइन मैंने पढ़ी है, इंडिया से भी डेलीगेशन आ रहा है, जो ये पूरी तफसील थी एक खबर के अंदर, कि इंडिया से भी डेलीगेशन आ रहा है, पाकिस्तान से भी हाई लेवल डेलीगेशन आ रहा है। बल्कि जो रशिया और चाइना हैं ये ज्यादा वाज़ेह हैं, क्योंकि ये दोनों ममालिक इस वक्त बहरहाल ईरान के सपोर्टर्स भी हैं, हामी भी हैं, और पाकिस्तान, ये 3 ममालिक ज्यादा वाज़ेह थे। इनके डेलीगेशंस के बारे में ज्यादा वजाहत से डिटेल्स लिखी गई थी कि ये लोग ईरान में जनाजे में शिरकत करेंगे तेहरान के अंदर। बाकी तमाम ममालिक को रस्मी तौर पर लिखा गया था, इतनी ज्यादा उनकी डिटेल्स या उनके बारे में गुफ्तगू नहीं की गई थी। हाँ, जो हाईलाइटेड थे वो 3 ममालिक थे, रशिया, चाइना और पाकिस्तान। इन 3 ममालिक को हाईलाइट करके खबर बनाई गई थी। उसके जेल में दीगर ममालिक से, जो सेंट्रल एशिया, यहाँ वहाँ के दीगर ममालिक से डेलीगेशन आ रहे हैं, उन्हीं के हिस्से में इंडिया को भी डाला गया था। इससे ज्यादा यहाँ पे मैं कोई ऐसी खास इंडिया के बारे में रिपोर्ट नहीं देख रहा हूँ। बहरहाल ठीक उनके है। साथ उनके ताल्लुकात थे, मामलात थे, तो उन्होंने उनको दावतनामा भेजा है और उनका डेलीगेशन आएगा। एक आम सी बात है, मेरे ख्याल में कोई इतनी कोई ऐसी बात नहीं है कि ईरान के अंदर इसको लेकर कोई जो है वो ज्यादा खबर चली हो। ठीक है। 4 महीने बाद फाइनली फ्यूनरल होने जा रहा है अली खौमेनी साहब का। जनरली अवाम के क्या सेंटिमेंट्स हैं इस बारे में, और ये जो फ्यूनरल का इवेंट है, क्या ये मुज्तबा खौमेनी साहब को लेजिटिमेसी देगा आपके ख्याल में? देखिए, मुश्तबा खामनाई को लेजिटिमेसी तो उसी दिन मिल गई थी जिस दिन सैयद अली खामनाई की शहादत की खबर पब्लिश हुई और पूरा ईरान बाहर निकला।
और उन्हीं लोगों की हिमायत से मुश्तबा खामनाई साहब को एक तरह से रेफरेंडम किया गया मुश्तबा खामनाई का, क्योंकि प्रोसेस इसका दूसरा है और मैं चैनल्स पर ये बता चुका हूँ। मजलिस खबरगान होती है, वो अच्छा। इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं पूरे ईरान से, वो लोगों के वोट के जरिए इलेक्ट होते हैं, और उनका काम ये होता है कि जो उनके रहबर हैं या सुप्रीम लीडर हैं, उनके किसी भी तरह के मसले की सूरत में वो दूसरे रहबर का इंतखाब करें या उनको उनके जो प्रेम्स हैं उनको देखें। तो उन्होंने जब इंतखाब किया तो अवामी रेफरेंडम के साथ ही सैयद मुश्तबा खamenei आए, और जंगों के दौरान आपने देखा ईरान का कोई एक शहर ऐसा नहीं था कि जहां पर लाखों से कम की आबादी निकलती हो और अमेरिका इसराइल के खिलाफ एहतजाज करती हो। तो इंडोर्समेंट तो उसी टाइम हो गई थी इनकी, और ठीक है। रेफरेंडम भी हो गया था। अच्छा। लेकिन ये जो जवाब है, ये पूरी दुनिया को एक खुला और वाज़ेह पैगाम जाएगा। अब तो पूरी दुनिया का मीडिया आ सकता है ना, जंग में तो थोड़े से इश्यूज भी थे, मामलात भी थे, एग्जेजरेशन भी हो रही थी खबरों की। अब तो पूरी दुनिया का मीडिया आएगा, पूरी दुनिया का मीडिया देखेगा कि जिस निज़ाम को हमेशा एंटी ईरान बताया गया, ईरान के लोगों का मुखालिफ बताया गया, जिस निज़ाम को जालिम बताया गया, जिस निज़ाम को हार्ड स्टेट बताया गया, हम्म। उसी निज़ाम के जो लोग हैं वो इसी निज़ाम की पुष्ट के ऊपर खड़े हुए हैं। तो ये एक ऐसा पैगाम होगा कि जिसके बाद मेरा ख्याल है अमेरिका जो झूठ पर मबनी एक बयानिया बनाकर दीगर ममालिक के अंदर आज तक अटैक करता हुआ या वहां की रिजीम चेंज करता हुआ आया है, वो बयानिया अगर थोड़ी सी गैरत होगी अमेरिका के अंदर तो दफन हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये दफन होगा, क्योंकि आदत जो है वो, इंसान आदत से मजबूर होता है, वो छूटती नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या हम फाइनली मुश्तबा खमीनाई साहब को पब्लिकली इस फ्यूनरल में देखेंगे? और क्या मुश्तबा खमीनाई साहब जो हैं वो जल्द ही सुप्रीम लीडर का ऑफिस जो है वो अज्यूम कर लेंगे? क्योंकि देखने में आ रहा है कि जो टॉप लीडरशिप है ईरान की उसमें कुछ फैक्शंस बनती नज़र आ रही हैं, एंड वी आर होपिंग कि एक यूनाइटेड ईरान हमें नज़र आए मुश्तबा खमीनाई साहब की लीडरशिप के अंडर। देखिए, मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करता हुआ चलूं। दो सवाल आपने एक साथ किए हैं। मुश्तबा खामनेई साहब इस फ्यूनरल में आएंगे हम्म। या दफ्तर संभालेंगे? अभी तक इससे मुताल्लिक कोई खबर नहीं है। अभी तक जो ईरान की जो फोर्सेज हैं वो ये रिपोर्ट करती हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, अच्छा। क्योंकि इनकी कोशिश ये थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करने के बाद या उनकी असैसिनेशन के बाद ईरान के अंदर मुकम्मल तब्दीली आ जाएगी, जो कि नहीं आ सकी। लोगों ने आगा खामेनेई से मोहब्बत में, उनकी शहादत के बदले इंतहाई परते मोहब्बत में और जज्बे में मुश्तबा खामेनेई साहब को सेलेक्ट भी किया, इलेक्ट भी किया और उनकी सपोर्ट भी की। तो ये ऐसा यानी ऐसा सिलसिला है कि इसको कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इनके बाद फिर कोई भी आने वाला होगा तो उसे वो मोहब्बत नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, जो हम्म। मुश्तबा खामेनेई को अपने वालिद की शहादत की वजह से जो एज मिल रहा है या जो मोहब्बत लोगों की मिल रही है। एक लीडर होने के साथ साथ दूसरा पॉजिटिव पॉइंट जो है वो आगा खामेनेई की, उनकी फैमिली की शहादत, खुद मुश्तबा खामेनेई के बच्चे, उनकी वाइफ की शहादत, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि उनको दो गुना शायद आगा खामेनेई से ज्यादा मोहब्बत इस दफा मिल रही हो। और दूसरा, जहां तक आप इख्तिलाफ की बात कर रही हैं, देखिए मैं यही बात हमेशा चैनल्स पर कहता आया हूं, डिक्टेटरशिप के अंदर इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं होती है। जो निज़ाम डेमोक्रेटिक होते हैं वहां इख्तिलाफ की गुंजाइश होती है, और ईरान का ये सिस्टम डेमोक्रेटिक है, थोड़ा सा पेचीदा जरूर है, लेकिन वो नज्म ज़ब्त के हिसाब से, उनके अपने कवानीन के हिसाब से दुनिया के लिए पेचीदा है, उनके लिए बिल्कुल ठीक है। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, फैसले सबकी बाहिमी रजामंदी से फैसले लिए जाते हैं। जो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट है, जैसे फोर्सेस हैं, जैसे अदलिया है, जैसे रहबर हैं, ये तमाम पिलर्स बैठते हैं, उसके बाद कोई फैसला लिया जाता है। और यकीनन जमहूरियत का हुस्न ये है कि किसी फैसले में इख्तिलाफ होगा, किसी में इत्तेहाद होगा, और ठीक है। इख्तिलाफ और इत्तेहाद के बाद वो अपनी कौमी भलाई के लिए, बेहतरी के लिए एक नतीजा देंगे, और यहाँ पे भी यही होता है। ठीक है। इस स्टेट लेवल फ्यूनरल का डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? और आपने जैसे कहा कि 40 ममालिक की लीडरशिप आ रही है, तो इससे ट्रंप को क्या मैसेज जाता है, ट्रंप साहब को? नहीं ना, देखिए देखिए, ये बात मैं पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ, और एक बार फिर इसको मैं रिपीट कर देता हूँ एक दूसरी फॉर्म के अंदर। हम्म। देखिए, जो बहाना, जो बयानिया दुनिया को दिया गया वो ये था कि ईरान जो है वो एक हार्ड स्टेट है, ईरान हम्म। का निज़ाम जो है वो डिक्टेटरशिप पर मबनी है, ईरानी ठीक है। अवाम इनसे नाला है, ईरानी अवाम इनसे शदीद नाराज हैं। और इस बयानिए को बुनियाद बनाकर हमला किया गया, पूरी दुनिया को अपने साथ किया गया ना। आपने देखा वेस्टर्न मीडिया का भी यही बयानिया था, आपने देखा अमेरिकन मीडिया का भी यही बयानिया था, दुनिया के दीगर जो मीडिया हाउसेज हैं उनका भी यही बयानिया था। इस बयानिए को जंग के दौरान तोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा जवाब पूरी दुनिया को और ट्रंप को
देना ये मकसूद है कि जिस निज़ाम को तुम ईरानी अवाम मुखालिफ कह रहे थे, वही सही। निज़ाम ईरान की अवाम की मुकम्मल हिमायत से अभी तक खड़ी हुई है। हम्म। गो कि तुमने हमारे रहबर को शहीद कर दिया, गो कि तुमने हमारे मुल्क पर हमला किया, लेकिन तुम अपने मकासद में न कल कामयाब हुए ना आज कामयाब हो पाओगे। ठीक है, नुकसानात हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की आला क़यादत शहीद हुई है। बहुत सारी तब्दीलियां जो आला क़यादत के जरिए आ सकती थी, यकीनन उनकी रफ्तार स्लो हो जाएगी जब तक ये नई क़यादत तजर्बे के साथ ऊपर नहीं आएगी। और ठीक है। बहुत सारे शिफ्ट भी आएंगे, लेकिन निज़ाम बाकी रहेगा, सिस्टम बाकी रहेगा। ठीक है। सिस्टम चलेगा, ईरान की सरजमीन उनके हाथ में रहेगी, और जो अमेरिका जो ख्वाब लेकर आया था कि ईरान के टुकड़े करके और सही। इसराइल को इस खित्ते का बादशाह बनाना, ईरान के तेल पर कब्जा करना, चीन से बार्गेन करना, ये सारे ख्वाब टूट गए। बिल्कुल ठीक है। सब बात करते हैं सोमालीलैंड की, जो कि सोमालिया से अलग हुआ है। इसराइल पहला मुल्क था जिसने उसको रिकग्नाइज किया, सोमालीलैंड को, और रिसेंटली सोमालीलैंड और इसराइल ने एक मुआहदा साइन किया है। और एनालिस्ट का ये कहना है कि उसकी रीज़न ये है कि इसराइल जो है वो गल्फ ऑफ एडन यानी कि रेड सी में अपना कंट्रोल जो है वो कायम करना चाहता है टू काउंटर ईरानी इन्फ्लुएंस जो कि हाउदीज का है। ईरान इस मूव को कैसे काउंटर करेगा? जी, ये देखिए, इसके अंदर सिर्फ इसराइल नहीं है, बल्कि इसके अंदर हमारे एक अरब मुल्क का भी बड़ा किरदार है, जिनकी मोहब्बतों, शफकतों और असलहे की वजह से ये सारा काम हुआ। हम्म। और मैं समझता हूं कि ये सारा काम इसी वजह से हो रहा है कि इन चीजों को काउंटर करके ईरान को दबाया जाए और रेड सी पर अपना होल्ड किया जाए। लेकिन ये हो नहीं सकता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हौथीज ने अपना होल्ड इतना मजबूत कर लिया है और अपनी लड़ने की सलाहियतों को इतना बढ़ा लिया है कि ये तमाम जो कोशिशें हो रही हैं, इनका जवाब देने की ईरान को जरूरत नहीं है। हौथीज के अंदर ये सलाहियत है कि वो उनका जवाब दे सकते हैं। तो ये तो बुनियादी सी बात है कि उनकी कोशिश ये है कि हौथीज को काउंटर किया जाए। ठीक है। लेकिन हौथी मुकाबले की सलाहियत रखती है, वो नताइज जो वो चाह रहे हैं फुल फ्लैश, वो कभी भी हासिल नहीं। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने 12 ममालिक का मिलिट्री लीडरशिप का इजलास किया है बहरीन में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कॉमर्स के फ्लो को स्मूथ बनाने के लिए। ईरान के बगैर इस मीटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? देखिए, ये पहले भी मीटिंग्स हो चुकी थी, पहले भी ये करारदाद अपना हुर्मुज के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पेश हो चुकी थी। इनमें कोई कामयाबी इनको हासिल नहीं हुई। रशिया ने, चाइना ने इसको वीटो भी किया, और अब भी यही सिलसिला है, यही कोशिश है कि किसी तरह से मिलकर आबना हुर्मुज पर कोई सिलसिला कायम किया जाए। मैं कई बार कह चुका हूं, रशिया के प्रेसिडेंट ने यह बयान भी दिया था कि हम हैरत में हैं कि हम समझते थे ईरान 7 दिन से ज्यादा आबना हुर्मुज को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है। 4 महीने से ऊपर होगा ईरान के हाथ में। तो जब तक ये आबना हुर्मुज ईरान के हाथ में रहेगी, इनका होल्ड रहेगा, मिलिटरीली ये कामयाब नहीं होंगे। बातचीत के जरिए ही इसको हल करना। ठीक है। इनडायरेक्ट मुज़ाकरात भी हुए हैं कल कतर में, तो क्या आपके ख्याल में बोन ऑफ कंटेंशन है इस टाइम? देखिए, जो अमाउंट ईरान की फंसी हुई है, जो मुंजमद असासे ईरान के फंसे हुए हैं, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और तोड़कर ईरान मुत्तकिल करने की कोशिश की जा रही है। और मेरी अच्छा। रिपोर्ट के मुताबिक जो ईरानी मीडिया पर चल रहा है, $3 बिलियन के जो असासे हैं, उनकी ईरान मुख्तलिफ जो अशिया ज़रूरियात हैं वो खरीद सकता है। अभी तक ये चीज़ इस करारदाद के अंदर मंजूर हुई है। ठीक है। और फाइनली आफ्टर द फ्यूनरल आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं मुज़ाकरात का लॉन्गर रन में? देखिए, मैं अभी तक 50-50 हूँ, क्योंकि अमेरिका अच्छा। की आदत रही है कि वो मुज़ाकरात की आड़ में नीचे से पैर काटता रहा है। तो ये आदत अभी तब्दील तो नहीं हुई है, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी हैं अमेरिका की जिनको लेकर वो इस जंग को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकता है। तो इस हवाले से थोड़ा सा इत्मीनान भी है कि मे बी पॉसिबल। तीसरा, पाकिस्तान की जो काविशें हैं, जो मेहनत है, जो बागदौड़ है, उससे भी थोड़ा सा यकीन बढ़ जाता है कि कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। लेकिन ये एहतमाल है अमेरिका की आदत की वजह से कि वो कभी भी किसी को भी धोखा दे सकता है। ठीक है। मुर्तज़ा नकवी साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। कीप वॉचिंग सुनो डिजिटल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।